तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारे हिस्ट्री का हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस थर्ड चैप्टर में मैं आपको बात करेंगे हम ब्रिटिश रूल के क्या क्या इफेक्ट्स हुए। अब हमने देखा हमारे पिछले चैप्टर में कि किस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज में जो हमारे जो यूरोपियंस हुआ करते थे वो कैसे इंडिया को ढूंढते ढूंढते क्या क्या रास्ता बनाते बनाते कितनी नाकामियां हासिल करते करते फिर जाके वो इंडिया पहुंच गया। अब इंडिया पहुंचने के बाद अब यहाँ पे पोर्टुगीज आए, फिर पोर्टुगीज के बाद बाकी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे कंट्री के लोग जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके ब्रिटिश हो गए, ये सभी लोग अब धीरे धीरे इंडिया में आना शुरू हो गए। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने किया, क्या क्या नई नई चीजें लाई उन्होंने, ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि यूरोपियन पावर्स थे वो इंडियन कोस्ट तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पे सारे यूरोपियन जैसे पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, ब्रिटिश हो गए, ये सभी अब क्या हो गए थे, अब इंडिया में एंटर हो गए थे। अब इंडिया में जब एंटर हुए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जब शुरुआती दौर में जो पोर्टुगीज थे और ब्रिटिश थे दोनों के बीच में 36 क्या करा था भाई भाई मैटर होता था, क्या होता था मैटर। लेकिन आगे चलकर अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में क्या हो गई, दोस्ती हो गई, क्या हो गई, दोस्ती। लेकिन हालांकि आए थे क्या, कब्जा करने के लिए, अंग्रेज भी आए थे क्या, कब्जा करने के लिए। आप भी कब्जा करना चाहते हो, आप भी कब्जा करना चाहते हो, लेकिन कब्जा तो एक ही का होगा। जब दो लोग एक ही चीज को चाहेंगे तो दोनों लोगों के बीच में दुश्मनी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है दोस्तों, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर मैं बात करूं तो जो ब्रिटिश जब पहले आए थे तो वो ट्रेड पर्पस के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका माइंडसेट चेंज हो गया, अब वो कब्जा करना चाहते। पोर्टुगीज भी आए थे ट्रेड पर्पस के आए थे, दोनों ही ट्रेड पर्पस के लिए आए थे। अब ब्रिटिश ने क्या सोचा, ब्रिटिश ने यह सोचा कि भैया हम जो हमारा इनका जो मेन सेंटर हुआ करता था वो आपका जो वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि उसके आजू बाजू वाले जितने एरियाज उन सभी एरियाज को हम लोग क्या कवर कर लेंगे, लेकिन ये पोर्टुगीज को मुमकिन नहीं था, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग था। ब्रिटिश एंड द महाराष्ट्र, ठीक है, ब्रिटिश एंड द मराठास। अब जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश लोग थे, उनका जो मेन सेंटर था ट्रेडिंग का वो वेस्टर्न इंडिया में क्या था, मुंबई था। अब वो कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहे थे कि मुंबई के आजू बाजू वाले जितने भी एरियाज थे, जितने भी लोकल्स थे, लोकेलिटीज थे, उन सभी लोकेलिटी को हमें क्या कर लेना है, कब्जा कर लेना है। लेकिन भाई इनको कौन बताए कि महाराष्ट्र में जो रूलर्स थे वो कौन थे, मराठास थे। कौन थे, मराठास। और मराठास से जितना कोई खाने की बात है क्या, खाने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, आपके जब हमारे जो पेशवा माधवराव थे, ठीक है, जो हमारे पेशवा माधवराव थे, ठीक है, जब उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद उनके जो अंकल थे वो रघुनाथ राव, वो फटाफट गए किसके पास, अंग्रेजों के पास गए। अंग्रेजों के पास जाके बोले भाई 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 देखो, मैं आपके साथ क्या करना हूं ना, मैं आपके साथ हाथ मिलाने वाला हूं। आपको जो जो एरिया चाहिए, जो जो लोकल एरिया चाहिए, वो सारी लोकल एरियाज को मैं आपको क्या देने के लिए रेडी हूं। लेकिन आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, क्या बनने के लिए, मुझे पेशवा बनने में क्या हेल्प करने पड़ेगा। अंग्रेजों ने बोला ठीक है भाई, हम आपको हेल्प कर देंगे, नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं करेंगे। अंग्रेज तो चाहते ही थे भाई आजू बाजू वाले एरियाज को कवर करने के लिए मुंबई के। और यहाँ पे हमारे जो पेशवा रघुनाथ राव जी थे, उन्होंने तो उसी चीज के लिए अप्रोच कर लिया, तो ये बात मान गए। और वहां इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट साइन हुई। वो एग्रीमेंट का नाम क्या था, सूरत ट्रीटी था। क्या नाम था, सूरत ट्रीटी था। अब ये सूरत ट्रीटी के तहत अब ब्रिटिश आ गए रघुनाथ राव के साथ, क्या करने, रघुनाथ राव जी के साथ आ गए क्या, आपका आक्रमण करने के लिए। अब यहां पे पहला लड़ाई हुआ किसके बीच में, आपके मराठास और ब्रिटिश के बाद बीच में। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश थे, बच्चे थे, नाजान थे, इनको पता नहीं था मराठा पावर के बारे में। और इस लड़ाई के दौरान अगर मैं बात करूं तो मराठास ने तो इनको धूल चटा दी भाई, और इनको क्या हरा के भगा दिया। और वहां पे जब ये लड़ाई खत्म हुई तो वहां पे भी एक ट्रीटी साइन हुई, जो ट्रीटी का नाम क्या था, सलबाई ट्रीटी। क्या नाम था, सलबाई ट्रीटी का नाम था। और ये सलबाई ट्रीटी के तहत आपका जो पहला वॉर था किसके, ब्रिटिश और मराठास के बीच में, वो खत्म हुआ। जीता किसने था, मराठास ने। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं सब्सिडरी अलायंस के बाद। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है उसके बारे में हम एक एक देख लेते हैं। देखो सबसे पहले चीज, अब ईयर 1798 में जो लॉर्ड वेल्सले थे, अब वो इंडिया में आ गए, ये भी आ गए इंडिया में। और इंडिया में कौन सी पोस्ट पे है, गवर्नर जनरल की पोस्ट पे है। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने कहा पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था भैया ट्रेड बनाना रे। लेकिन धीरे धीरे लालच इंसान की बढ़ती जाती है, तो ये अंग्रेजों का अब मेन मोटिव क्या हो गया था कि भाई इंडिया में अपना कब्जा करना है। तो ये भाई इसी मेन मोटिव से आए थे। और इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ एक सब्सिडरी अलायंस, जो ट्रीटी थी या फिर जो एग्रीमेंट था, पास किया। अब साइन किया गया। अभी सब्सिडरी अलायंस में होता क्या, बेसिकली ये क्या करना चाहते थे, ये इंडियन रूलर्स के पास जाते थे और बोलते थे देखो हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
आपके पास कामकाज बहुत है, आपके पास बहुत सारा काम है, तो हम आपका क्या काम थोड़ा कम करने वाले, हम आपको प्रोडक्शन देना चाहते हैं, हम आपको सर्विसेज हमारी देना चाहते थे, और इसी सर्विसेज को इन्होंने सब्सिडरी अलायंस क्या बोला। अब इस अलायंस के हिसाब से इंडियन रूलर्स को ये ब्रिटिशों ने क्या दिया, आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया कि वो उनकी क्या हेल्प क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, अब इंडियन रूलर्स का राजपाट हुआ करता था, उनकी एक कोर्ट हुआ करती थी, उस कोर्ट में उन्होंने बोला कि एक ब्रिटिश आर्मी को ऑफिसर वहां पे रहेगा। ठीक है, अब रहेगा तो फ्री में तो रहने नहीं देंगे, तो वो जो ऑफिसर्स रहेंगे उन ऑफिसर को आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। अब देखो सैलरी आप दो तरीके से दे सकते हो, कौन से, या तो आप कैश में पे कर दो, उनको पैसे दे दो, या फिर आप उनकी सैलरी के तौर पे उनको क्या दो, उनको अपनी जमीन का, अपने लैंड का, अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा दे दो, ये उन्होंने बोला। ठीक है, फिर जो रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स जो थे वो उनके साथ मिल गए, लेकिन बहुत सारे रूलर्स ऐसे भी थे जो उनकी बात क्या मान रहे नहीं थे, मंजूर नहीं हो रहे थे, और ठहरे अंग्रेज, तो अंग्रेज कहते जब प्यार से नहीं मानोगे तो थप्पड़ से मान लेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इनके बीच में लड़ाई होने लगी। अब इन्होंने बोला, हम प्यार से, पहले इन्होंने जाके बात की, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जंग छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया, बहुत सारे जो रूलर्स थे उनके साथ जंग छेड़ दिया, और क्या वॉर क्या डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब लेकिन कुछ रूलर्स थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे। अब उसकी वजह से क्या होता, अब कहीं ना कहीं ये जो रूलर्स हुआ करते थे, इन रूलर्स के राजपाट में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे अब ब्रिटिश का जो इंटरफेरेंस था वो अब बढ़ गया था दोस्तों। क्लियर हो गया। साथ ही साथ रूलर्स ने ये भी मान दिया था कि ब्रिटिशर्स को वो क्या अपने राजपाट में रहने की जगह भी देंगे। ठीक है, अपनी टेरिटरी में रहने के लिए जगह भी देंगे। कुछ रूलर्स ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया और उनकी जो आजादी छिन गई। अब देखो, कभी भी आपका जो घर है, उस घर में अगर आप किसी तीसरे बंदे को लेकर आ रहे हो और उसको पूरा कंट्रोल दे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी आजादी छुटने वाली है, समझ में, आपकी आजादी गायब भी होने वाली है। तो इसलिए कभी आपके और आपके घर के पीछे कभी तीसरे को मत लेकर आना। समझ में आ गया। नो नेक्स्ट, अब 1802 में बाजीराव टू ने क्या किया, एक सब्सिडारी अलायंस साइन किया, ट्रीटी साइन की, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। लेकिन इस अलायंस को मेनली कौन से ट्रीटी से बहुत ज्यादा नाम से फेमस है, ट्रीटी ऑफ वसई से फेमस। लेकिन इस ट्रीटी से अगर मैं बात करूं तो जो बहुत सारे मराठा सरदार थे वो खुश नहीं थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब मराठास और ब्रिटिश के बीच में अब दूसरा वॉर हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्या बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ब्रिटिश अपनी मनमर्जी चला रहे थे, और ये चीज जो थी मराठा सरदार को बर्दाश्त नहीं थी। जब फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ तो वहां पे मराठा जीत गए, लेकिन तो सेकेंड एंग्लो वॉर हुआ तो वहां पे जो मराठास थे वो हार गए और ब्रिटिश क्या जीत गए। अब ब्रिटिश जब जीते तो कहीं ना कहीं अब उनका जो इंटरफेरेंस था मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन में अब वो बढ़ गया था दोस्तों। क्या हो गया था, वो बढ़ गया था। ठीक है, अब मैंने बताया बाजीराव टू और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई। अब वो बाजीराव टू क्या हार गए और उन्होंने क्या खुद को सरेंडर क्या कर दिया ब्रिटिश को। अब इस ये जो दौरान में ये जो चीज चल रही थी, इस दौरान में अब एक दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, मुगल एम्पायर भी था। उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर का जो कैपिटल था, जो वो किसके अंडर में था, वो दौलत राव शिंदे के अंडर में क्या था। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे जनरल लेक, अब यहाँ पे अंग्रेज गए, जो दौलत राव शिंदे की जो पूरी आर्मी थी, जो फोर्स थी, उसको क्या हरा दिया, और हरा के उन्होंने मुगल एम्पर जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्पर एंड गेन विक्ट्री ओवर दी हिंदुस्तान। अब उन्होंने क्या किया, जो मुगल एम्पर था उनको कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने क्या अपना हुक्म क्या इस्टेब्लिश क्या कर लिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो पेशवाशिप था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, एंड हो गया था, यानी कि अब खत्म होने पे आ गया था। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं तो छत्रपति प्रताप सिंह जो सतारा के, फिर भी अपने जो एरियाज थे, अपनी जो लोकेलिटीज थे, उस पर क्या कर रहे थे, रूल क्या कर रहे थे। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया, वही सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। किसको अपॉइंट किया, ग्रैंड डफ को। अब ग्रैंड डफ क्या कर रहे थे, बेसिकली ग्रैंड डफ अब इनको हेल्प कर रहे थे, क्या उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन काम होता था, जो स्टेट अफेयर्स होते थे उसको क्या मैनेज करने के लिए। लेकिन आगे चलकर क्या किया, जो छत्रपति प्रताप सिंह जी थे उनको उनकी राजगद्दी से हटा दिया गया, और उनको काशी से क्या बाहर निकाल, उनके जो एरिया थे, उनका जो रीजन था, उनकी जो किंगडम थी, उस किंगडम से उनको बाहर निकाल दिया गया। समझ में आ गया। और उनकी जो देहांत हो गई वो कभी भी 1847 में। अब जब उनका जो रीजन था, उनका जो टेरिटरी था, उस टेरिटरी से जब वो बाहर निकाल गए तो वो कहां पे चले गए, वो काशी क्या चले गए दोस्तों। इतनी क्लियर हो गई। लेकिन आपको पता होगा कि हर एक
एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक टेरिटरी में एक राजा का कौन होता है, एक राजा का अगर हम बात करें, एक पेशवा का एक खास इंसान होता है। वैसे ही छत्रपति प्रताप सिंह के कौन थे, रंगो बापूजी गुप्ते थे, जो बहुत ही एक लॉयल ऑफिसर थे और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लॉयर भी थे एक तरीके से, किसके, हमारे छत्रपति प्रताप सिंह। अब इन्होंने क्या, रंगो बापूजी गुप्ते जी ने प्रताप सिंह जी के लिए, छत्रपति प्रताप सिंह जी के लिए उन्होंने क्या, बहुत सारे अगर मैं बात करूं तो लीगल बैटल लड़े, वो इंग्लैंड तक गए, लेकिन वो किसी काम का भी नहीं रहा। उनकी सारी की सारी जो मेहनत थी वो क्या हो गई, बेकार क्या हो गई। इतनी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन फिर आगे चलकर जो लेटर जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने जो एडॉप्शन पॉलिसी थी उसको रिजेक्ट किया। तो व्हाट यू मीन बाय एडॉप्शन पॉलिसी? एडॉप्शन पॉलिसी क्या होता है, जब कभी भी पहले के टाइम पे जो राजा हुआ करते थे, अगर उनके बच्चे नहीं थे, अगर उनके संतान नहीं हुआ करते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि वो एक बच्चे को क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे, और फिर वही बच्चे को आगे चलकर पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभालने के लिए क्या दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब ये जो पॉलिसी थी हमारे लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कभी 1848 में। समझ में आ गया? तो इस तरीके, और क्या किया, स्टेट ऑफ सातारा को पूरा का पूरा कैप्चर क्या कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको पहला पार्ट जो था पूरा का पूरा समझा दिया। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। अगर आप चाहते हो ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आओ, आगे की जो सीरीज है पूरी कंप्लीट करके लेके आओ, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस क्या लेकर हाजिर रहूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।